नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थलों के बारे में। यह दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले दोस्तों कुछ वीडियोस के माध्यम से हम लगातार दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण पुरास्थलों को डिटेल में दोस्तों जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, हम सभी ने अभी तक वीडियोस के माध्यम से ही हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था और आज के इस सेशन में दोस्तों हम आपसे बात करने वाले हैं एक अन्य बड़े ही महत्वपूर्ण पुरास्थल कालीबंगा के बारे में। तो इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आप सभी वीडियो तो जरूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो निवेदन करूंगा दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे कि दोस्तों आपको हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी संबंधित सभी प्रकार जो कंटेंट है आप सभी तक दोस्तों पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वह होगा कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। अब जब भी हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तो जो नगर आते हैं वह आता है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानियों के रूप में भी संबोधित किया जाता रहा है। जैसे में एक बड़े ही महत्वपूर्ण विद्वान है, फॉरेन स्कॉलर हैं, जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। मैंने आप लोगों को वीडियो के दौरान भी बताया था कि स्टुअर्ट पिगट की एक बुक है जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया, और उसी बुक में उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के लिए जो है जुड़वा राजधानी शब्द का जो प्रयोग है, ट्विन कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो है उन्होंने कहा था। लेकिन यदि बात की जाए कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अलावा कोई ऐसा नगर जिसको तीसरे राजधानी के रूप में संज्ञा दी जाती है, तो उसमें एक है आपका दोस्तों कालीबंगा पुरास्थल, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में भी कहा गया है, जाना जाता है। अब ऐसे में आप इस पॉइंट से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पुरास्थल का अपना क्या महत्व रहा होगा। यह पुरास्थल कई सारे ऐसे मामलों में बाकी अन्य पुरास्थलों से अपवाद रखता है। अब वो क्या पॉइंट है, आइए इनको इन पॉइंट में जानने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कालीबंगा आप सभी ने सुना होगा, बड़ा ही फेमस पुरास्थल है और यह पुरास्थल आपके राजस्थान के जो गंगानगर जिला है, पिछला और वर्तमान में से हनुमानगढ़ जिले के नाम से जानते हैं, यहां पर यह पुरास्थल स्थित है। ठीक है, यह पुरास्थल किस नदी के तट पर है, तो यह पुरास्थल सरस्वती नदी के तट पर स्थित हमें देखने को मिलता है। जैसे आपने अभी पिछली वीडियो में देखा था कि बेटे जैसे आपका ये हड़प्पा है वह रावी नदी के तट पर है, वैसे ही जो आपका मोहनजोदड़ो है वह आपके सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, तो जितने महत्वपूर्ण पुरास्थल होते हैं, मैंने बार बार कहा है कि हमारे वर्तमान के आपकी तरह जो है बेटे वाटर बॉडी सोर्सेज नहीं है कि आपने एक बटन दबाया और जो पानी है वो आपके पास सीधा आपके जग में, आपके बर्तन में आ गया और अब आप पानी का खूब मिसयूज जो है वो किए जा रहे हैं, मंजन कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं और आपका जो पानी है वो लगातार बह रहा है। तो ऐसे में हमारे आपकी तरफ तो है नहीं वाटर बॉडी सोर्सेज, उनके पास नेचुरल सोर्स है और ना ही कोई इतना आर्टिफिशियल सिस्टम है कि उनके हर जगह जो वाटर है वो अवेलेबल हो, तो इसीलिए उनको नेचुरल सोर्सेज के पास होना जरूरी होता था। तो जितने आप पुरास्थल देखेंगे वो किसी न किसी नदी, तालाब, झरने इत्यादि के पास वो स्थित होंगे, जिससे कि उनको जो जल है वो आसानी से प्राप्त हो सके, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। लेकिन जीवन में मनुष्य जो है वो लगातार उसी की तरफ आगे कदम बढ़ा रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जल जो है एक सबसे बड़े संकटग्रस्त जीवन का आधार बनेगा जल, क्योंकि हम लगातार जल में जिस प्रकार का कंटामिनेशन कर रहे हैं, जिस प्रकार का प्रदूषण फैला रहे हैं, वो अपने आप में हैजार्डस है, वो अपने आप में शोचनीय विषय है। आप इस समय में भारत में देख लीजिए, नदियों की स्थिति देख लीजिए, तालाबों की स्थिति देख लीजिए, वहां पर देख लीजिए किस प्रकार की जो गंदगी है वो फैली हुई है। चाहे आप गंगा की बात करें, यमुना की बात करें, बनारस में चले जाइए,
वरुणा की बात कर लीजिए, अस्सी की बात कर लीजिए, जितनी नदियां हैं भारत में, कुछ एक को छोड़ के, वो भी खासकर जो पहाड़ी नदियां हैं उनको छोड़ के आप जितने महत्वपूर्ण नदियां हैं आप देख लीजिए, सभी की सभी नदियां प्रदूषण से युक्त हैं। सरकारें हजारों करोड़ रुपए लगा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो सरकारें हैं वो नाकाम हैं। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे आपके यूनियन गवर्नमेंट हो, सभी के द्वारा जो है आपका क्या है, जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से फेल हैं। अभी भी उस पर काम किया जाना जरूरी है। वो बात अलग है कि हमारे देश में नदियों को धार्मिक दर्जा दिया गया है। इस्लाम की अपनी महत्वपूर्ण नदियां हैं, हिंदू धर्म की अपनी महत्वपूर्ण नदियां हैं, लेकिन उसके बावजूद धार्मिकता के अंतर्गत तो और पवित्रता आनी चाहिए और शुद्धता आनी चाहिए, लेकिन इसके उल्टा हमारे देश में उल्टी गंगा बह रही है कि नदियां जो है वो और ज्यादा प्रदूषित जो है लगातार हो रही हैं। खैर उसकी बात क्या ही करें। तो नदियों से बात कहने का मतलब यह कि प्रत्येक पुरास्थल किसी न किसी आपके वाटर बॉडी सोर्सेज के किनारे ही दिखाई देंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण आपकी नदियां हैं। तो ये जो पुरास्थल कालीबंगा, वो जो सरस्वती नदी है, प्राचीन काल की सरस्वती, इसको घग्घर नदी भी कहा जाता है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इसकी जो स्पष्टता है वो नासा ने भी कर दिया है कि नहीं ये नदी थी। अभी जहां पे आपका कुंभ हो रहा है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम माना गया है ना, तो वहां पे जो सरस्वती इस समय लुप्त है, मतलब कि प्रत्यक्ष नहीं आपको दिखाई देगी, जमीन के अंदर इसका जो प्रवाह है वो अभी भी बना हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा खोजा गया? तो यह जो कालीबंगा पुरास्थल है, यह अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में जो सरस्वती, जो कि वर्तमान में घग्घर है, इसकी सहायक नदी द्वंद्वती, ठीक है, जिसको चौतंग की घाटियों में जो है इसको खोजा था। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में। इस घाटियों से जो है कि कुल 24 स्थल खोजे गए थे और उन्हीं में से एक पुरास्थल था आपका कालीबंगा। अब यदि हम कालीबंगा शब्द को देखें तो काली मतलब होता है ब्लैक और बंगे का मतलब होता है बैंगल्स, चूड़ियां। तो कालीबंगे शब्द का अर्थ होता है ब्लैक बेंगल्स, अर्थात काली चूड़ियों का प्रदेश। यह काली चूड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थल माना जाता है, इसी वजह से इसका नाम कालीबंगा है। हालांकि इस घाटी में स्थित जो कालीबंगा की और सर्वप्रथम संकेत जो है वह किसने दिया था? LF टेस्सीटोरी ने दिया था और ऑरेल इंस्टाइन के द्वारा दिया गया था, लेकिन फिर भी इसके खोज का जो श्रेय है वो अमलानंद घोष को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने औपचारिक घोषणा जो है, ये जो आपके एलएस टेस्टोरी हैं और फिर आपके ऑरेल इंस्टाइन है, इन्होंने नहीं किया था, बल्कि जो आपके अमलानंद घोष हैं उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा यदि आप इस कालीबंगा पुरास्थल को देखें तो कालीबंगा को आप देखेंगे तो कालीबंगा किस लिए सबसे ज्यादा दिमाग में आता है? क्योंकि कालीबंगा पुरास्थल से आपको क्या मिलता है? कालीबंगा पुरास्थल से आपको मिलता है किसकी जानकारी? खेतों में की गई जुताई का जो प्रमाण है बेटे, वह हमें कालीबंगा से दिखाई देता है। प्लॉटेड फील्ड, जुते हुए खेत का जो प्रमाण है वो कहां से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। और कालीबंगा एक ऐसा पुरास्थल है जहां से एक ही खेत में एक साथ 2 फसलों के उगाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। सोचिए, जैसे हम यदि इसमें खेती कर रहे हो और खेती के लिए हमें क्या दिया गया? एक साइट दे दिया गया। अब हमको उसी खेत में जो है क्या करना है? अलग अलग फसल बोने। तो यहां पर एक साथ 2 फसलों के उगाए जाने के जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब ये वाली लाइन है, उनके बीच में जो गैप है वो 190 सेंटीमीटर और इन वाले बीच की लाइन में जो गैप है वो 30 सेंटीमीटर है। और इनमें 2 प्रकार के फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। एक आप देख रहे होंगे सरसों का और दूसरा जो है चना का। मस्टर्ड एंड ग्रीन ग्राम का जो आपका जो प्रमाण है वह हमें यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, चने का, सरसों इत्यादि का जो प्रमाण है, यहां पे एक साथ 2 फसलों के उगाए जाने का जो प्रमाण है वह कालीबंगा में हमें देखने को मिलता है। तो अब ये कालीबंगा इसके लिए जाना तो जाता है, लेकिन यदि हम बात करते हैं कि इसके उत्खनन से संबंधित काम किसने किया, ठीक है, यहां पे क्या कुछ विशेषता, क्या कुछ इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग्स है, क्या कुछ प्रमाण जो हमें देखने को मिलता है, तो ऐसे में यदि हम बात करते हैं उत्खनन का बेटे, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं या फिर नहीं भी हैं, तो कभी भी किसी पुरास्थल के संदर्भ में खुदाई शब्द का प्रयोग मत कीजिएगा। थोड़ी सी चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं भी, नहीं भी हैं, फिर भी ध्यान रखिए
किसी भी जो पुरास्थल होता है, आर्कियोलॉजिकल साइट होता है, उसकी खुदाई नहीं होती, उसका उत्खनन किया जाता है। दोनों में काफी अंतर है। खुदाई बिना किसी साइंटिफिक एनालिसिस के, बिना किसी साइंटिफिक मेथड के, बिना किसी सिस्टमैटिक वे में किया जाता है। उसमें कोई वो नहीं होता है कि आपको ऐसे ऐसे इसकी जो पद्धति है उसके हिसाब से काम करना है। उसमें कोई सिक्वेंशियल या फिर क्रोनोलॉजिकल या फिर सिस्टमैटिक वे में फॉलो नहीं करते हैं। जबकि हम उत्खनन में आते हैं तो उत्खनन की अपनी कुछ विशेष विधियां हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और उन्हीं के तहत जो है वो प्रक्रिया जो है वो आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, खुदाई शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, डिगिंग नहीं होगा, एक्सकेवेशन होता है, उत्खनन होता है। और उत्खनन का काम किसने किया? बीबी लाल ने किया। इनका पूरा नाम आपके एग्जाम में आता है ब्रिजवासी लाल। तो ब्रिजवासी लाल ये भारत के हेनरिक स्लेमन भी कहे जाते हैं। जो बीबी लाल है ना, इनको भारत का हेनरिक स्लेमन कहते हैं, क्योंकि इन्होंने भारत के दो बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत के संबंधित जो पुरास्थल थे, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स थे, इनसे संबंधित जो पुरास्थलों की खोज और उन पुरास्थलों के उत्खनन का जो काम है वह बीबी लाल को ही जाता है। इन्होंने इन दो पुस्तकों के आधार पे, इन दो धर्म ग्रंथों के आधार पे, जो कि महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं, एपिक की श्रेणी में आते हैं, इन्होंने पुरास्थलों की खोज की। जैसे नंदीग्राम, भारद्वाज आश्रम, अहिछत्र, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, लाल किला, ठीक है, श्रृंगवेरपुर, जितने पुरास्थल आप देख रहे हैं, अयोध्या, ये सब इन्होंने बीबी लाल ने इस पे काम किया है। और इसी प्रकार के काम की शुरुआत की थी हेनरिक स्लेमन ने दो बड़े महत्वपूर्ण महाकाव्यों के आधार पर, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा इंग्लिश लिटरेचर में, इलियड एंड ओडिसी। और उन्होंने उस बुक के आधार पर एक बड़े ही चर्चित नगर की खोज की थी जिसका नाम था ट्रॉय नगर। आप सभी ने सुना होगा, तो सुना होगा, यदि आप इतिहास के विद्यार्थी होंगे, यदि आपने कॉमिक्स वगैरह पढ़ी होगी, तो उन्होंने उस ट्रॉय नगर की खोज इलियड और ओडिसी के आधार पर किया था। और उन्हीं को फॉलो करते हुए भारत में इन भाई साहब ने, किसने? बीबी लाल ने रामायण और महाभारत के आधार पर पुरास्थलों की खोज की। इन्होंने ही नहीं, भारत में एक और व्यक्ति हैं, एलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक के रूप में जानते हैं। और साथ ही साथ वो जो एलेक्जेंडर कनिंघम है, वह भारत के पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। और उन्होंने अपने जो कार्य हैं वह किस ग्रंथ के आधार पर किए? जो एक चीनी यात्री थे वेनसांग, उन्होंने वेनसांग की जो यात्रा वृत्तांत थी, उन यात्रा वृत्तांत के आधार पर पुरास्थलों की खोज जो है वो आपके किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। तो चीजों को आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा बेटे? कनेक्ट करना पड़ेगा। तो भारत का हेनरिक स्लेमन किसे कहा जाता है? बीबी लाल को। बीबी लाल के साथ साथ यहां पर एक्सकेवेशन का जो काम है वह बीके थापर ने भी किया था, जिनका पूरा नाम बालकृष्ण थापर के रूप में हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, अब यदि हम इस बीके थापर और जब बीबी लाल ने यहां पर एक्सकेवेशन किया तो कालीबंगा का जो टाइमलाइन ये था, ठीक है, टाइमलाइन जो फर्स्ट था, कालखंड ये था, वह किस फेज से संबंधित है? प्री हड़प्पन फेज से संबंधित है, प्राक हड़प्पा काल से संबंधित है। जबकि इसका कालखंड 2 जो है यह किससे संबंधित है? मैच्योर हड़प्पा से संबंधित है, ठीक है, विकसित हड़प्पा काल से संबंधित है। अब बेटे जब आप हड़प्पा सभ्यता को देखते हो ना, तो एक चीज ध्यान रखना कि हड़प्पा सभ्यता को आप 3 कालों में मुख्य तरीके से बांट सकते हो, ठीक है, प्राक हड़प्पा काल, ठीक है, विकसित हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल, ठीक है, प्री हड़प्पन फेज, ठीक है, मैच्योर हड़प्पन फेज एंड लेट हड़प्पन फेज के रूप में बांट सकते हो। अब इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ये जो प्री हड़प्पा फेज है, ये अर्ली हड़प्पा फेज है, इसके पहले आपका आता है, ठीक है, और इसके बाद आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पोस्ट हड़प्पन पीरियड और प्री हड़प्पन फेज, ठीक है, प्राक हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल के बाद का जो काल होता है वो पोस्ट हड़प्पन पीरियड कहा जाता है। खैर, तो ये 3 काल है। तो इसमें से जो आपका पहला फेज है वो आपके इसी प्री हड़प्पन फेज से संबंधित है, और दूसरा काल जो इसी आपके मैच्योर हड़प्पन फेज से संबंधित है, कालीबंगा का। अब इनकी अपनी क्या विशेषताएं हैं? तो एचडी संकालिया, दशरथ शर्मा आदि विद्वानों ने इस पुरास्थल को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी माना। अभी मैंने शुरुआत में बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की 2 महत्वपूर्ण राजधानियां मानी गई हैं, एक मोहनजोदाड़ो और दूसरी हड़प्पा, और तीसरा जो है इसे एचडी संकालिया और दशरथ शर्मा जैसे विद्वानों ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में संबोधित किया है। इसके अलावा
कालीबंगा सिंधु सभ्यता में चूड़ी निर्माण का केंद्र माना गया है। मैंने आप लोगों को बताया, यदि हम कालीबंगे शब्द का अर्थ देखते हैं तो काले रंग की चूड़ियां जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और कालीबंगा अपने विविध प्रकार के टेराकोटा, शंख, सेलखड़ी के चूड़ियों के लिए, बैंगल्स के लिए जो है यह पूरा स्थल प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, अब यदि हम कालीबंगा के मकानों को देखते हैं तो कालीबंगा के मकानों में चबूतरों का प्रमाण, रक्षा प्राचीरों के प्रमाण में जो है आपके कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। अब एक बात बेटे ध्यान में रखना, जब आप हड़प्पा सभ्यता की बात करते हो, ठीक है, जब भी आप हड़प्पा सभ्यता की बात करते हो तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो ईंट है ना बेटे, वह दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है। पक्की ईंट का जो प्रयोग है, ठीक है, और जो कच्ची ईंट का जो प्रयोग है, वह दोनों प्रकार की ईंटों का जो प्रयोग है वह हमें देखने को मिलता है। अब इन ईंटों की आकृतियां भी अलग अलग हैं। सामान्य प्रकार की ईंटें, ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में ईंटें, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ईंटें, वेज शेप्ड में ईंटें, अलग अलग प्रकार की ईंटें हैं। और इनका जो माप है मेच्योर पीरियड में अलग है, प्री फेज में अलग है। जब मैं पढ़ाऊंगा अलग से मैं एक वीडियो ले आऊंगा कि हड़प्पा काल के दौरान प्रयुक्त ईंटों के ऊपर मैं एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो आप लोगों को ले आऊंगा। वहां पे बताऊंगा कि किस प्रकार से जो ईंटें हैं उनका प्रयोग हड़प्पा काल में देखने को मिलता है। जब मैं मास्टर्स में था, मैं बीएचयू में जब मैं मास्टर्स कर रहा था एमए एआईएससी आर्कियोलॉजी में, तो उसमें मुझे याद है कि मुझे एक असाइनमेंट दिया गया था। 5वें या 6वें सेमेस्टर में था, मुझे याद में नहीं आ रहा है, नहीं बीए में था शायद, मुझे कंफर्म याद नहीं। तो उसमें दिया गया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें ब्रिक बॉन्डिंग के ऊपर, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो ईंटें हैं उनकी जुड़ाई कौन कौन सी विधि में हुई। आपने देखा होगा इंग्लिश बॉन्ड टेक्निक है, अलग अलग प्रकार से जो ईंट की जो चिनाई है वह किया जाता था। ठीक है, तो ऐसे में वह टेक्निक के कई सारे जो प्रकार थे उसके ऊपर मैंने जो है कि अपना एक असाइनमेंट बनाया था। तो इसके ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो ले आऊंगा। खैर, तो यहां पे इनकी जो आपके फोर्टिफिकेशन वॉल्स हैं, ठीक है, यहां पे उसके अलावा चबूतरों इत्यादि में जो है कि कच्ची ईंटों का जो प्रयोग है वो हमें देखने को मिलता है। और यही कारण है कि कालीबंगा को गरीबों का दीनहीन बस्ती कहा जाता था। अब सिंपल सी बात है भैया कि जहां पे पक्की ईंटों का प्रयोग वो भी रक्षा प्राचीर में न किया जाए, किलेबंदी के लिए न किया जाए, तो वहां के नगरों के लिए यह के क्या था, दीनहीन की बस्ती, गरीबों की बस्ती के रूप में जो है यह पूरा स्थल जाना जाता था। ठीक है, कालीबंगा से अभी मैंने बताया था कि प्राक सैंधव काल, इसका जो काल खंड 1 था अभी मैंने बताया वह किससे संबंधित है, प्राक सैंधव काल। और जो काल खंड 2 है अभी मैंने बताया यह किससे संबंधित है बेटे, विकसित हड़प्पा काल। तो ये जो काल खंड 1 का प्राक सैंधव काल है, इसी से हमें एक जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। जो मैंने अभी फोटो दिखाया था आप लोगों को, जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। और यह खेत प्राक हड़प्पा बसावट के किस रीजन में दिखाई देता है, दक्षिण भाग में स्थित दिखाई देता है। और एक ही खेत से 2 फसलों के बुआई के जो साक्ष्य हैं वह हमें देखने को मिलते हैं। और इस फसल में जुताई कैसे की गई, तो मान लो ये फील्ड है, पहले हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल किया, फिर जो है कि हमने क्या किया है, वर्टिकल जुताई की है। तो जालीदार जो आपकी जो जुताई है वह यहां पर देखने को मिलता है। और कम दूरी की गहराइयों में, ठीक है, चना, और ज्यादा दूरी की गहराइयों में हमें किसका प्रमाण मिलता है, सरसों के प्रमाण मिलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इनके बीच की दूरी ज्यादा है, इनके बीच की दूरी, ये जो आपके लाइंस हैं इनके बीच की दूरी कम है और इनके बीच की दूरी ज्यादा है। ठीक है, तो जहां पे दूरी कम है वहां पर हमें क्या दिखाई देता है, तो जहां पे कम दूरी उसमें चना, जहां पे दूरी ज्यादा है वहां पे सरसों के बोए जाने के जो प्रमाण है वहां से देखने को मिलता है। यहां से सार्वजनिक नाली का प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, पब्लिक सैनिटेशन इत्यादि जो प्रमाण है, जो नाली है वह नहीं मिला है। लेकिन लकड़ी की नाली अवश्य दिखाई देती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए, अपने टाउन प्लानिंग के लिए ही जाने जाती है। और उसके टाउन प्लानिंग में उसकी सड़कें हो गई, नगरों का बसावट हो गया, जल निकासी की व्यवस्था हो गई, ये उनकी कुछ विशेषताएं रही हैं। अब ऐसे में इनमें यहां पे जो नाली है स्पष्टतः सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा में तो वो तो स्पष्टतः नहीं दिखाई देती, लेकिन नाली के स्थान पर जो लकड़ी की नाली का जो प्रयोग है
वो यहां पर किया गया है। अतः यही आपका स्थल है जहां पे स्पष्ट या फिर शहरी जल निकासी प्रणाली का जो अभाव है वह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा दुर्ग किले का द्विभागीकरण यहीं से देखने को मिलता है। यहां का दुर्ग 2 बार अलग अलग चरणों में निर्मित होते हुए जो है दिखता है। ठीक है, इसके निचले नगर लोअर टाउन को भी किलेबंदी की गई है। अतः कालीबंगा में सिटाडेल और लोअर टाउन दोनों जो भाग है वह क्या है, दुर्गीकृत है, फोर्टिफाइड है। अब समझिएगा, अभी मैंने जब कल की क्लास लिया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब कोई नगर हुआ करता था तो आप इसे जो है बेटे इसे 2 भागों में बांट के समझ सकते थे। पहला भाग जिसको हम लोग क्या कहते थे, सिटाडेल कहा जाता था। ठीक है, और दूसरा भाग जिसे हम जो बेटे क्या कहते थे, लोअर टाउन कहते थे। सिटाडेल जो भाग है वो आपके हाई क्लास सोसाइटी के लोगों के लिए स्थापित था और जो लोअर टाउन है ये आपके लोअर कैटेगरी के लोगों के लिए स्थापित था। लेकिन मजे की बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः जो किलेबंदी आपको दिखाई देती है, जो फोर्टिफिकेशन दिखाई देता है, ये हाई क्लास सोसाइटी के लोगों के लिए ही दिखाई देगा। ये कोई आज का नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि लोगों के लिए जो है कि आप जो सुरक्षा की व्यवस्था देखते हो, संरक्षा की व्यवस्था देखते हो, ये आज से नहीं है कि नहीं, बड़े जो लोग हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, उनकी सुरक्षा में कोई चूक न होने पाए, वो अच्छे तरीके से सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। लेकिन बाकी छोड़ दीजिए, जो मिडिल क्लास सोसाइटी हैं या फिर जो गरीब हैं, जो स्लम एरिया में रहने वाले हैं, वो मर जाएं, सड़ जाएं, गल जाएं, कुछ आफत आ जाए, उनसे कोई मतलब नहीं गवर्नमेंट को। आप देख लीजिए ना, सरकारें लगातार, आज से सरकारें थोड़ी बन रही है हमारे इंडिया में, 1951 से लगातार शुरुआत है भारत में चुनाव की प्रक्रिया, 1952 से लोकसभा की। आप देख लीजिए 70-75 सालों के ऊपर हो गई स्थिति, लेकिन क्या गरीबी में कोई विशेष परिवर्तन आया? नहीं, अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया। आप पैसे का अवमूल्यन देख लीजिए, किस प्रकार से पैसे में लगातार गिरावट आ रही है। तो ये कुछ चीजें जो हैं कि अभी जो है कि वर्तमान समय में नहीं है, प्राचीन काल से देखने को मिल रही है। तो सिटाडेल हमेशा से फोर्टिफाइड रहा है, लेकिन यहां पे आप कालीबंगा में देखेंगे कि यहां पे क्या दिखाई देगा कि जो लोअर टाउन है उसका भी जो फोर्टिफिकेशन है वह हमें यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, खैर सड़कों को पक्का बनाने का जो प्रमाण है वो यहीं से मिलता है। हालांकि इसके अपवाद स्वरूप जो है लिया जाना चाहिए, क्योंकि कालीबंगा में शौचालयों के प्रमाण हमें नहीं मिलते। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता अपने सड़कों के लिए जानी जाती है। पक्की जो सड़कें हैं वो आपकी कालीबंगा से मिली हैं, लेकिन शौचालय का प्रमाण यहां से नहीं मिला है, टॉयलेट्स यहां से नहीं मिले हैं। अब जो रोड हैं, आपको मैंने बताया तो सिंधु घाटी सभ्यता के रोड किस लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी जो रोड हैं वो 90 डिग्री पे कटते थे। किस पे? जो 90 डिग्री है उस पे इनका मुड़ाव होता था। यदि आप में से कोई बच्चा बीएचयू का होगा तो बीएचयू में भी आपको कुछ इसी प्रकार की रोडें दिखाई देंगी जो बिल्कुल स्ट्रेट एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं। तो जो बच्चा पहली दूसरी बार जाएगा वो भूल जाएगा, कह रहे इसी चौराहे पे तो आए थे अभी, फिर चौराहा यही घूम के आ गया। तो जो नए नए बच्चे जाते हैं तो पहली बात तो कुछ दिनों तक वो कंफ्यूज रहते हैं कि इस चौराहे से निकले, पता चले फिर घूम के उसी चौराहे पे आ गए, क्योंकि सब सिमिलर, हर चौराहा आपको समान तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो खैर उसी प्रकार के जो रोड हैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते हैं। कालीबंगा से तीसरे टीले में 7 आयताकार यज्ञ वेदियों के प्रमाण मिले, बहुत इंपॉर्टेंट है। यज्ञ वेदिकाओं के प्रमाण कहां से मिलते हैं? जो 7 फायर अल्टर्स हैं वो आपको कालीबंगा से देखने को मिलते हैं, और यहीं से थोड़ी दूरी पर एक एकल यज्ञ वेदी भी मिली हुई है। अनेक मकानों में भी इसी प्रकार के जो आपके फायर अल्टर्स हैं, यज्ञ वेदिकाएं हैं, उनका प्रमाण प्राप्त है। और इसके आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के जो लोग हैं वह मकानों के में अपने जो है कि यज्ञ के माध्यम से उपासना करते रहे होंगे। ठीक, यज्ञ वेदिकाएं किसके बारे में बताएं भाई? कहीं से भी यदि आपको हर एक घरों से यज्ञ वेदिकाएं मिलने लगे तो आप तो यही कंक्लूजन निकालेंगे कि यहाँ के लोगों को इस पद्धति में काफी इंटरेस्ट रहा होगा। यहाँ के लोग यज्ञ इत्यादि में जो है काफी विश्वास करते रहेंगे, और यहीं पे जो है कि एक घर से बलि कुंड की भी जो प्राप्ति है हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। ठीक है, कालीबंगा से मातृदेवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है।
समानतः, अब एक मैंने आपको शुरुआती क्लास में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता सामाजिक रूप में मातृसत्तात्मक समाज को डिनोट करता है। मतलब कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें महिला प्रधान होती है उसे हम मातृसत्तात्मक समाज कहते हैं, जबकि वर्तमान समय में हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, इसके वजह से हम इसको पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जिस प्रकार के हमें क्या मिलते हैं, टेराकोटा फिगरिंग्स मिलते हैं, किसके, मदर गॉडेस के, उसके आधार पर कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या रही होगी, सिंधु घाटी सभ्यता जो बेटे वो आपके मातृसत्तात्मक समाज रही होगी, महिलाओं के प्रधान वाला समाज रहा होगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारे पूरे भारतीय इतिहास कालखंड में एक ही दो काल ऐसे आपको मिलेंगे जो कि मातृसत्तात्मक समाज को इंडिकेट करते हैं, एक सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा महत्वपूर्ण है, आपको आगे जाकर देखेंगे, सातवाहन काल। और सातवाहन काल में शासक जो है अपने नामों के आगे अपनी माताओं के नामों को लगाते थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी उनकी माता का नाम, सातकर्णी पुत्र का नाम, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग जो नाम हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। खैर, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां से इस प्रकार की कोई भी मातृदेवी जो मूर्ति है वह नहीं मिली है, जबकि पुरास्थलों से, बाकी अन्य पुरास्थलों से हमें काफी अच्छी संख्या में देखने को मिलता। टेराकोटा से बने हुए लिंग, योनि पीठ, पत्थर का बना हुआ एक आधार वाला लिंग और सिंग वाले देवता का टेराकोटा जो प्रतिमा है वह हमें यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, यहीं से आपके कालीबंगा से एक युग्म शवाधान का जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। अब बेटे शवाधान क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लो। देखो, जब भी हम शवाधान की बात करते हैं ना, जब भी हम बरियल की बात करते हैं, तो बरियल का मतलब क्या है कि मृतक को दफनाए जाने की प्रक्रिया। अब जैसे वर्तमान समय में आप देखते हो कि हमारे वर्तमान समय में विभिन्न देशों में मृतक को अंतिम जो क्रियाकलाप है उसके जीवन के मृत्यु के पश्चात वो अलग अलग प्रकार से होती है। किसी धर्म में उनको जमीन के अंदर दफनाते दिया, आपने इस्लाम धर्म को देखा होगा, मुस्लिम धर्म को देखा होगा, तो उसमें व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसमें क्या कर देते हैं, उसको जमीन के अंदर स्थापित करते हैं। ठीक है, दफनाते हैं उनको। ठीक है, उसके अलावा आप हिंदू धर्म में चले आइए, उनका दाह संस्कार किया जाता है, उनको आग में जलाया जाता है। तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग जो पद्धतियां हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जब प्राचीन काल में जब विशेष किसी धर्म का उद्भव नहीं हुआ था, ऐसे समय में मृतकों को मृत्यु के पश्चात दफनाए जाने की जो प्रक्रिया है कि उनके साथ क्या करना चाहिए, उनको दफना देना चाहिए। यह प्रक्रिया आपको कहां से शुरू दिखाई देती है, यह प्रक्रिया शुरू होती है आपके मध्य पूरा पाषाण काल में। कहां पे बेटे, मध्य पूरा पाषाण काल में। और उस मध्य पूरा पाषाण काल के किस मानव के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा, नियंडरथल मानव था, नियंडरथल मानव था जिसने सबसे पहली बार अपने पूर्वजों को मृत्यु के पश्चात जो है दफनाया था। तो ये जो शवाधान की प्रक्रिया है, मृतकों को दफनाने की प्रक्रिया है, ये भाई साहब नियंडरथल मानव ने शुरू किया था। एक्चुअली एक संस्कृति थी, कहां की संस्कृति थी, यूरोप की, यूरोप की मध्य पूरा पाषाण काल की संस्कृति थी, जिसका नाम था मुस्टेरियन संस्कृति, मुस्टेरियन संस्कृति। और इसी मुस्टेरियन संस्कृति में सबसे पहली बार मृतकों को दफनाए जाने की जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है, और आपके एग्जाम का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। खैर, तो यहां से इसी के लिए एक युग्म शवाधान, मतलब एक साथ दो व्यक्तियों को दफनाए जाने का जो प्रमाण है वो यहां से देखने को मिलता है। इसके अलावा कालीबंगा से ही शवों को अंत्येष्टि संस्कार के तीनों विधियों का पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा यहां से पश्चिमी एशिया, मेसोपोटामिया में प्रचलित बेलनाकार मुहरें जिन पर भारतीय प्रतीकों का अंकन है वह प्राप्त हुआ है। हम अक्सर कहते हैं ना कि सिंधु घाटी सभ्यता उस समय के तत्कालीन अन्य सभ्यताओं के संपर्क में थी। इसका प्रमाण कैसे पता चलता है, तो इसका प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के जब कुछ मुहर या फिर इनसे संबंधित जो पुरावशेष हैं वो यदि या तो बाहर से मिले, उनके पुरास्थलों से मिले जहां जिनसे हमारा संपर्क है, या फिर उनके जो पुरास्थलों के जो आपके पुरावशेष हैं वो हमारे कहीं पुरास्थल से मिले, तो ऐसे में कालीबंगा से भी जो है कुछ ऐसी मुहर मिली हुई है जो कि मेसोपोटामिया में प्रचलित हैं, और उन पर उनका आकार कैसा है, ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो मुहरें हैं वह मुख्यतः चौकोर दिखाई देती हैं। लेकिन जब आप देखते हो मेसोपोटामिया की मुहर तो फिर आपको कैसी दिखाई देती है, वो सिलिंड्रिकल दिखाई देती है, बेलनाकार दिखाई देती है। और वैसी ही मुहर आपको कहां मिलती है, आपको कालीबंगा से मिलती है, और इस पे भारतीय प्रतीक चिन्हों का जो अंकन है वह देखने को मिला हुआ है। कालीबंगा के मुहरों पर बांध की
आकृति मिली हुई है और यहीं से भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। और ये आपके एग्जाम का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण का उल्लेख कहां मिलता है, प्रमाण कहां मिलता है, तो यह मिलता है हमें कहां से, कालीबंगा से। ठीक है, बीबी लाल ने कालीबंगा से 2 मृणपट्टिका टेराकोटा केक्स प्राप्त किए और इस मृणपट्टिका पर सिंह युक्त देवता की आकृति का अंकन है और यहां से आक्रमण मुद्रा में वृषभ की ताम्र मूर्ति के भी प्रमाण मिले हुए। सिंधु घाटी सभ्यता में यदि कुछ सबसे पवित्र माना गया तो एक श्रृंग वाला जो पशु है ये सबसे पवित्र माना गया, यूनिकॉर्न एनिमल इसको कहते हैं। यदि आपने मूवी वगैरह देखी होगी मोहनजोदाड़ो, तो इसका उल्लेख उस मूवी में भी आया हुआ है। हालांकि मूवी में कई सारे जो मिस्टेक हैं आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। उसमें आर्यन वाली जो थ्योरी है वो थोड़ा सा लाने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन आर्यन जो थ्योरी है वो रिजेक्टेड हो चुकी है। खैर, तो यहां से सिंह युक्त जो देवता की आकृति का अंकन है मृणपट्टिका पर जो टेराकोटा केक्स है उसमें मिलता है। इसके अलावा आक्रामक मुद्रा में, ठीक है, एग्रेशन आपके टाइप में जो आपके बुल की जो आपके कॉपर का क्या बना हुआ मूर्ति है वह देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा सिंध क्षेत्र से बाहर मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन केवल और केवल कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है। तो मुहर के पे हम यदि व्याघ्र का अंकन कहते हैं तो इनका मुख्यतः प्रमाण आपको सिंध के क्षेत्र में दिखाई देता था, लेकिन सिंध के क्षेत्र के बाहर, सिंध का क्षेत्र इसमें आपका मोहनजोदाड़ो स्थित है वैसे रीजन में, तो वहां से बाहर कालीबंगा जो कि आपके राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में, सिंध के बाहरी क्षेत्र में, यहां जो है इस प्रकार की प्रमाण जो है देखने को मिले हुए हैं। इसके अलावा ऊंट की हड्डियों का जो प्रमाण है वह भी आपको इस पुरास्थल से देखने को बेटे मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा, ऊंट की हड्डी है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, ऊंट की हड्डी, घोड़े की हड्डी, 2 बड़े इंपॉर्टेंट साइड। घोड़े की हड्डी का प्रमाण तो ध्यान रखिएगा सुरकोटदा, घोड़े के दांत का प्रमाण राणा घुंडई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गाय का प्रमाण स्पष्ट तौर पे फिजिकल एविडेंस नहीं मिला है, यदि बैल है तो गाय रही होगी इसका पता है, लेकिन वैसे प्रमाण नहीं मिला है। दूसरा, शेर का प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक पल्ले वाले छेद किए हुए किवाड़ मतलब कि दरवाजा जो डोर है उसके साक्ष्य केवल कालीबंगा से मिले। सिंगल जो आपका डोर है जिसमें छिद्र किया गया है, होल किया गया है, वैसे जो दीवार है, सॉरी किवाड़ है, ठीक है, जो दरवाजा है उसके प्रमाण कहां से मिलते हैं, कालीबंगा से मिला। यहां के घरों के आंगन में कच्ची ईंटों की जो नाद है, ठीक है, वह मिलने से ज्ञात होता है कि पशुओं को आपका जो चारा पानी है वह आंगन में ही दिया जाता था। मतलब नाद मैंने बताया, जैसे हमारे भोजन के पात्र होते हैं वैसे पशुओं के भोजन पात्र को सामान्यतः हम नाद कहते हैं। यदि आप में से कोई बच्चा गांव का होगा तो बड़ी अच्छी भली भांति जानता होगा। ठीक है, अब अन्य क्या कुछ महत्वपूर्ण प्राप्तियां हुई हैं कालीबंगा से, तो मिट्टी के खिलौना, गाड़ी के पहिए जो हैं वह प्रमाण प्राप्त हैं, तांबे की बनी हुई कुल्हाड़ी का प्रमाण प्राप्त है, परसू के प्रमाण प्राप्त हैं जिसको आप लोग बैटल एक्स कहते हो। ठीक है, स्टेटाइट और तांबे के बने हुए जो मनके हैं, ठीक है, बीड्स। अच्छा, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे कि सिंधु घाटी सभ्यता की बेटे जो मुहर है, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर जो है कि सर्वाधिक जो है यह किसकी बनी हुई है, तो ध्यान रखिएगा बेटे सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे अधिक मुहर जो है उसका निर्माण सेल खड़ी से हुआ है, स्टेटाइट से हुआ है। अब जरा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन मुहरों पे सर्वाधिक मात्रा में अंकन किसका हुआ है, अंकन किसका हुआ है, वृषभ का अंकन हुआ है, एक श्रृंग वाले पशु का अंकन हुआ है, ठीक है, किसका अंकन हुआ है ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। तांबे की चूड़ियों का प्रमाण, हाथी दांत की कंघी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइवरी का जो कॉम्ब है, हाथी दांत की जो कंघी है उसका प्रमाण मिला है, बेलनाकार तंदूर का प्रमाण, ब्रॉन्ज का मिरर का प्रमाण, अनडेकोरेटेड ब्रिक्स का जो प्रयोग है फ्लोर के निर्माण के लिए, फर्श के निर्माण के लिए, फर्श पर प्रतिच्छेदित वृत्त का निर्माण, पत्थर के बने हुए एक आधार वाले लिंग का निर्माण, पंख फैलाए हुए बगुले की प्रतिमा का प्रमाण, लेख युक्त बर्तन का प्रमाण, पैर से चलित चक्की तथा लकड़ी के कुंड वुडन फरों के प्रमाण। ठीक है, कालीबंगा से प्राप्त एक बालक की खोपड़ी में
6 छेद हैं जो कि शल्य चिकित्सा का जो प्रमाण है वह उपलब्ध कराते हैं। तो कालीबंगा से एक ऐसी खोपड़ी प्राप्त है जिसमें क्या है 6 होल दिए गए और ये कहा जाता है कि सर्जरी का किसका प्रमाण है, हमें जो है कि शल्य चिकित्सा का प्रमाण देते हैं। तो दोस्तों यह जो है हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से कालीबंगा से संबंधित चीजों को जानने और समझने का प्रयास किया। बाकी दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को और भी बता जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे चैनल के माध्यम से आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट, हिस्ट्री यूजीसी नेट, सीयूटी पीजी, एआईएससी एंड आर्कियोलॉजी, सीयूटी पीजी हिस्ट्री और सीयूटी पीजी एमए हिंदू हिस्ट्रीज की जो प्रिपरेशन दोस्तों कराई जाती रही है। और दोस्तों यदि आप हमारे इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों तो हमारा जो ऐप है रुद्र एजुकेशन हब, उसे आप दोस्तों प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। और दोस्तों आप उसको जब डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ, ई नोट्स मटेरियल, ठीक है, ये सभी जो कंटेंट है दोस्तों आपको वहां पे अच्छी तरीके से मिलेंगे। तो दोस्तों आज ही हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों हमारा जो ऐप है उसको जरूर से डाउनलोड करें और वहां से सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, आपका फीडबैक ही दोस्तों में बेहतर बनाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।